ठीक है आप लोग। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत की पूरी जो धार्मिक चीज़ें हैं उसको देखा है, धर्म देखा, दर्शन देखा, और जहाँ से महत्तम सवाल आते हैं। आज हम लोग भारत का राजनीतिक इतिहास देखेंगे। कोई दिक्कत? कौन सी इतिहास शुरू कर रहे हैं? जी, राजनीतिक इतिहास। हम लोगों ने पूरी वैदिक से लेकर के आधुनिक भारत तक जिस तरह से धार्मिक चिंतन और दर्शन देखा, क्या उसी तरह से अगर राजनीतिक इतिहास देखें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप लोग को अच्छा लगा था? बोलने में भी मितव्ययी हैं, बड़ा मितव्ययी हैं आप लोग। नहीं, केवल एक ही जगह पर पूरा समय खर्च करते हैं, सब कुछ खर्च करते हैं अपना। वो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, बाकी हर जगह पर बचत करते हैं। अच्छी बातें हैं, होना चाहिए। तो राजनीतिक इतिहास में मतलब जो हम लोग देखेंगे तो फिर उसी तरह से वैदिक से शुरू करेंगे और डलहौजी तक आएंगे। क्या ठीक रहेगा? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों को लगता हो कि नहीं, जो परंपरागत तरीका है उसी तरीके में बताया जाए तो फिर उसी तरीके में चलेंगे वैदिक, फिर नहीं तो एक क्रम में चलेंगे। यही ठीक है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो आप लोगों की आवाज़ बड़ा धीमे आ रहा है। आज भोजन खाना पीना नहीं खाए हैं आप लोग? आज उपवास है। आज तो कोई ऐसा है नहीं ना, मान लीजिए कि सावन है वैसे। हाँ, सोमवार तो है, तो क्या माने कि आप लोग जो है सो अभी फास्टिंग में है? नहीं, तो शुरुआत करें। राजनीतिक इतिहास में जब आएंगे तो इसमें दो चीज पढ़ना है। राजनीतिक इतिहास में क्या है? दो चीजें पढ़नी है। एक राजनीतिक विस्तार, ठीक, और दूसरा राजनीतिक सिद्धांत और प्रशासन। राजनीतिक सिद्धांत और प्रशासन, ये हमें देखना है, समझना है। तो आप लोगों को पता होगा राजनीतिक विस्तार क्या है? तो राजनीतिक विस्तार है कि मानव ने
अपने आप को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा कैसे, ये मानव ने उसकी शुरुआत कहां से की, इसकी जरूरत क्यों पड़ा, और आज हम ये कहां आए। जैसे आज भारत संपूर्ण विश्व को एक राजनीतिक सूत्र में बांध रही है। आज जिसको हम लोग G20 कह रहे हैं, ये G20 नहीं है, ये भारत का एक तरह से क्या है, एक राजनीतिक मनोवैज्ञानिक विस्तार है, मानव केंद्रित व्यवस्था है। और जिस किसी भी सिद्धांत में, जिस किसी भी व्यवस्था में मानव केंद्र में हो और उसका दृष्टिकोण अगर सर्वव्यापी हो तो वही तो सनातन है, क्योंकि वो शाश्वत करेगा। जब तक पृथ्वी रहेगी, व्यवस्थाएं रहेगी, तब तक वो नियम कायम रहेगा। सनातन का मतलब जिसका आदि और अंत का मूल्यांकन हम न कर सके, जो असीम से शुरू होता है वो असीम में समाहित हो, उसी का नाम सनातन है मेरे हिसाब से। इसीलिए जो असीम से लेकर असीम तक चले, ये कैसे संभव है, तो हमेशा उसमें नूतनता रहेगी, इसीलिए सत्य रहेगा, शाश्वत रहेगा। और सत्य और शाश्वत से चलने वाली जो व्यवस्था है वही तो सनातन है। और जब सनातन है तो हम माने या न माने वो एग्जिस्ट करेगा। तो भारत की संपूर्ण व्यवस्थाएं सनातन है। इसलिए अगर आप G20 को देखेंगे तो उसकी तमाम क्रियाकलाप सनातन है, उसी का नाम तो सस्टेनेबल है। जो आज भी रहे, कल भी रहे, आने वाले समय में रहे, उसी का नाम सस्टेनेबिलिटी। जरूरत इस बात की होती है कि आप उसको देखते कैसे हैं। आज भारत सबों को एक सूत्र में बांध करके अपनी बातें मनवा रहा है। आज लगता है कि अभी तक हम लोग यह गा रहे थे कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, लेकिन आज भारत विश्व विधाता है। आज जो भारत है वो क्या है, विश्व विधाता है। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा देश हो जो मुखर रूप में सत्य को सबके सामने रखता हो। अब जैसे एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। सामान्यतः G20 में इस बात पर सभी लोगों का ध्यान नहीं गया है, नहीं गया होगा, आप लोग भी नहीं ध्यान दिए होंगे। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि भारत ने पहली बार, या आप यूँ कह सकते हैं कि आज दुनिया अंग्रेजी की है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में मात्र 25% लोग अंग्रेजी बोलते हैं पूरी दुनिया की। लेकिन संपूर्ण व्यवस्थाओं में इनकी बड़ा ही ये चीज़ें होती हैं, जहाँ देखिए अंग्रेजी। और याद रखिए कि जब ज्ञान को सिर्फ हम भाषा में बांध देते हैं तो फिर ज्ञान कुंठित हो जाता है। इसीलिए भारत भावनाओं को महत्व देता है, नहीं कि भाषाओं का। इसीलिए भारत में सभी प्रकार की बोलियां, सभी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में बोली जाने वाली सभी प्रकार की भाषाएं भारत में है, कम व बेश बोले जाते हैं। और आज दुनिया जब एक बटन पर पूरी तरह से विश्वमय हो जाती है तो फिर सवाल होता है कि इंटरनेट का जो डोमेन है वो अंग्रेजी में क्यों?
अगर सभी लोग अपनी अपनी भाषाओं में इंटरनेट का यूज करें तो इससे क्या होगा? क्षेत्रीय विविधताएं के साथ साथ क्षेत्रीय संस्कृति का एक्युमुलेशन होगा, ज्ञान विज्ञान तर्क बुद्धि विवेक का विस्तार होगा। और इसीलिए आज भारत इस बातों को बड़ा मुद्दे पर सर रखी है। एक तरह से आप यह कहिए कि पहली बार अंग्रेजी पर यह सवाल उठाया गया कि आखिर मात्र 25% लोग जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उनके लिए आप इंटरनेट के डोमेन अंग्रेजी में रखे हैं, लेकिन जो 75% लोग हैं उनके लिए आपकी क्या व्यवस्था है? अब देखने में तो ये बातें बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका प्रभाव जो होगा वो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, अधिक से अधिक लोग में वो बातें आएगी, विश्व में जो सभी चीज़ें की बातें हैं वो बढ़ेगी। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, और सफलता के लिए बड़ी बातों पर तो लोग अक्सर ध्यान दिया करते हैं, लेकिन जब छोटी छोटी गलतियों को आप सुधारते हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, तो आपको रिजल्ट हो जाती है। अभी आपको एग्जाम से सबसे अधिक डर लगता है, और याद रखिए कि आप 3 बात को हमेशा ध्यान रखिए, एग्जाम का डर खत्म हो जाएगा। मात्र 3 बात। पहला डर आपको जब भी लगे तो आप सोचिए कि हमने इसी के लिए तो बरसों से तैयारी की है, पहला। और दूसरा, डर किस बात का हो रहा है वो लिखिए। जैसे ही आपके मन में डर आए किसी भी बात की तो उसे लिखेंगे तो डर पहले ही खत्म होगी। और तीसरा, अपने अनावश्यक परिवेश को कम कर लीजिए, डर खत्म हो जाएगा। सबसे अधिक जो आपको सोचना है वो ये बातें कि अगर हम एग्जाम से डरेंगे तो फिर हम अधिकारी कैसे बनेंगे? क्या है कि नहीं? अगर आप अपनी सफलता को महबूबा माने तो उससे मिलने का माध्यम तो एग्जाम ही न है कि और कोई है, सो बताइए। तो या तो आप प्यार करना छोड़ दीजिए तो महबूबा से डर खत्म, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हमें महबूबा मिले तो भाई क्या होगा? तो एग्जाम से डरना होगा या उसे स्वीकारना होगा? इसलिए उसको स्वीकारिए। आप याद रखिए कि ये सीढ़ी है जिस पर चढ़ करके आप महबूबा से मिलेंगे, डर खत्म। तो आज भारत इस स्थिति में है। तो राजनीतिक विस्तार का मतलब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि राज्य कैसे बना, समाज कैसी बनी, आज भारत के संदर्भ में तो भारत में। अब यहाँ पर जब दूसरा ये चैप्टर जब खत्म होगा हमारा, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर जो भी शासन बना, शासन की प्रणालियाँ बनी, उस शासन प्रणाली की सिद्धांत क्या रही, वो शासन कैसे किया, लोगों पर शासन का नियम कैसा था, शासन के तरीके क्या थे, संविधान क्या था। ठीक है, कहीं पर राजा पालक के रूप में है, कहीं मुखिया के रूप में है, राजा पिता के रूप में हो जाता है, सारी प्रजा हमारी संतान है। कहीं पर राजा का दैवीकरण होता है, परम भट्टारक, परम परमेश्वर, महाराजा धीराज, चक्रवर्ती सम्राट, देवानाम पियदस्सी। आखिर ये शब्द नहीं,
ये उस शासन प्रणाली का सिद्धांत है जिस पर शासन संचालित हो रही है। आज जब हम लोग कहते हैं आधुनिक संविधान, तो उसका पहला ही लाइन है, हम भारत के लोग भारत को। अर्थात आज भारत का राजनीतिक सिद्धांत भारत के लोगों के केंद्र में है। आज भारत की भाग्य विधाता भारत के लोग हैं। तो यहां पर सवाल होता है कि उस समय में शासन का यह सिद्धांत कैसा था। जैसी सिद्धांत होगी उसी तरह के प्रशासन होगा, उसी तरह के शासक होगा, उसी तरह की प्रशासन व्यवस्था बनेगी, उसी तरह की ब्यूरोक्रेट बनेगी। आगे चल करके वही हम देखते हैं कि अच्छा, राजा की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो भाई अग्नि से होती है। इसलिए राजा सब नहीं बन सकता, इसलिए राजा का बेटा ही राजा होगा। अब यहां पर यह सिद्धांत आएगी। तो इस तरह से हेलो तो आज राजा का बेटा ही राजा बने नहीं। अब यहां सवाल है, क्योंकि राजा सब नहीं बनता है, इसलिए राजा का दैवी सिद्धांत है। फिर वहां आगे बढ़ेंगे, तब राजा जिल्ले इलाही होगा। खुदा का नूर, खुदा का प्रकाश डायरेक्ट राजा पर पड़ेगा। फर्रे इज्जती होगी और वही बदल करके फिर राजतंत्र, लोकतंत्र बनेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कैसे आया, मतलब प्रत्येक कालखंड में शासन का संविधान क्या था, ये है राजनीतिक सिद्धांत, और इस संविधान के अनुरूप उनका प्रशासन क्या था, ये है प्रशासन। दोनों मिला करके बनता है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, दो चीजें, इसको दो भाग में देख लेंगे। पहला कि राजनीतिक विस्तार और दूसरा राजनीतिक सिद्धांत। अब यहां पर जब राजनीतिक विस्तार आएंगे तो इस विस्तार में हमें क्या देखना है, तो विस्तार को समझने के लिए आपको एक कड़ी समझनी है। वो कड़ी क्या है, तो यहां पर एक सिंपल सी संकल्पना लीजिए, राज्य। ठीक है, और साम्राज्य। तो अगर हम राज्य और साम्राज्य के बीच में अगर हम सामान्य अंतर करें तो क्या अर्थ होगा। साम्राज्य की छोटी इकाई राज्य। अगर बैठने में दिक्कत हो रहा हो तो आपके लिए कांग्रेस की अधिवेशन की तरह थोड़ा मसलंग वगैरह की व्यवस्था करवा दें। होता था पहले, आप देखेंगे अधिवेशन सब में वही होता है। तो साम्राज्य की जो छोटी व्यवस्था है उसको क्या कहेंगे, राज्य। और कई सारे राज्य मिलकर के, तो राजनीतिक विस्तार में आपको यही समझना है। ये जितना अच्छे से आप समझ जाएंगे उतना ही आपको का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
अब जैसे कोई साम्राज्य बना, तो साम्राज्य बना तो इसमें साम्राज्य जब बना तो इसमें क्या हो गया, बहुत सारे राज्य आ गए। ठीक, अब यहां साम्राज्य बना। अब अगली कड़ी में आकर के क्या साम्राज्य लंबे समय तक रहेगा? नहीं। तो साम्राज्य टूट करके फिर राज्य बनेगा, और राज्य फिर जुड़ करके क्या बनाएगा? साम्राज्य, फिर राज्य, फिर साम्राज्य, फिर राज्य, फिर साम्राज्य। कोई दिक्कत? जैसे कि एक कड़ी बताएं, फिर चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा वैदिक काल है, महाजनपद, मौर्य। अभी आप लोग लिखिए ना, समझिए, पढ़े होंगे आप लोग पूरा। मेरा काम है आपको वो चीज़ें समझाने जिससे कि चीज़ें आपके दिमाग में कंसेप्ट की तरह बैठा रहे और आप फैक्ट को मिस नहीं करें, कंसेप्ट को मिस नहीं करें। गुप्त होता है।
डायरेक्ट जंप कर गए। ठीक है, आज उसका क्या नाम है? गणराज। कहेंगे सर यहां पर आकर के आप क्यों सटा दिए? तो यही वो समय था जहां लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों था। कोई दिक्कत? इसलिए लोकतंत्र और राजतंत्र से होते हुए फिर हम लोकतंत्र के पास आ गए। हम अपने उन्हीं प्राचीन गौरवों, विरासतों, संस्कृतियों और धरोहरों पर आज नाज कर रहे हैं, जिस पर हम कभी विश्व नाज किया करता था। कोई दिक्कत तो नहीं? इसलिए यहां पर हमने आकर के इसको बराबर में रख दिया। अब यहां पर यह समझ में आया हम कितना बड़ा इतिहास देख रहे हैं हम, और ये क्यों रखे हैं? जिससे कि आपको पूरे समय को एक साथ समझने का मौका मिले, देखने का मौका मिले। इसको समझाने के लिए मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। आप तो जानते हैं कि हम तो किसान हैं, खेती करते हैं। सीनियर डिप्टी कलेक्टर का, डीएसपी का, कलेक्टर का, लेकिन स्वभाव किसान की तरह ही। जब किसान अन्नदाता है, जब वो अन्न के लिए अपने जमीन को तैयार करते हैं तो पहले खेत तैयार नहीं करते, पहले मेड़ तैयार करते हैं। इसलिए मेड़ तैयार करते हैं कि जिससे कि उसमें बारिश, बीज, उर्वरक डालने पर वो खेत में रहे। पढ़ाई का मतलब केवल तथ्य बांट देना ये तो नहीं है। तथ्य रखा कैसे जाए और कहां रखा जाए। आप तथ्य इस अलमारी में रखना चाहते हैं कि अपने घर के अलमारी में, ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि वही तथ्य काम आता है, वही कंसेप्ट काम आता है जो प्रकृति के बनाई ही अलमारी में आप रखते हैं। चलें, तो इसीलिए यहां पर एक चीज और हमें समझना है कि यहां दो बातें आई, राज्य और साम्राज्य। एक उदाहरण देते हैं फिर आपको बताते हैं। जैसे कि यहां पर महाजनपद है, ये राज्य निर्माण का सकाल है। महाजनपद क्या है? यहां राज्य बन रहा है एक तरह से। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई यहां पर है, जनपद से। यहां से प्रशासन की बड़ी इकाई के रूप में महाजनपद आती है। उसको आप समझने के लिए राज्य मान लें। इस सभी राज्यों को मिला करके एक बड़ा साम्राज्य बनता है, देश का पहला, जिसका नाम है मगध, जहां से भारत की अखिल भारतीय राजनीति की शुरुआत होती है। कौन सी राजनीति? अखिल भारतीय राजनीति। और उसी अखिल भारतीय राजनीति को एक सूत्र में बांधने का काम किया कौन? कौटिल्य। कहां से प्रारंभ हुई? पाटलिपुत्र से।
आज भारत G20 से संपूर्ण विश्व की जरूरत को एक बना रही है। ये भारत के उसी दृष्टिकोण को दिखाता है जिस दृष्टिकोण में हम यहां पर मानव को केंद्र में रख करके वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना प्रतिपादित करते हैं। व्यक्ति जहां कहीं भी हो उसकी आवश्यकता एक है, उसकी जरूरत एक है, भावनाएं एक है, इमोशन एक है, फीलिंग्स एक है, केवल क्षेत्र अलग अलग है। ठीक है, इसलिए हम सभी प्रकार की आवश्यकताओं को क्या कर रहे हैं, एक केंद्र में रख रहे हैं। तो जिस तरह से भारत का अखिल भारतीय साम्राज्य की शुरुआत कहां से हुई थी, मगध से। अखिल भारतीय सत्ता, अखिल भारतीय राजनीति, राजनीतिक एकीकरण, भारत का पहला जो है सो राजनीतिक शुरुआत। तो आज ठीक उसी तरह से इतिहास अपने को फिर दोहरा रहा है और भारत संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांध करके एक धरती, एक परिवार, एक फ्यूचर का प्लान संपूर्ण विश्व को समझा रही है और उसका प्रतिनिधित्व दिल्ली कर रहा है। जिस तरह से पाटलिपुत्र के दरबार में अखिल भारतीय राजनीति की संकल्पना लिखी जा रही थी, ठीक उसी तरह से आज दिल्ली के दरबार में संपूर्ण विश्व व्यवस्था का एक सूत्रीकरण प्रारंभ हो गया है। दिल्ली घोषणा में यही न है। आज हम मुंबई से फ्रांस तक आर्थिक गलियारा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अर्थात हमारे केंद्र में क्या है? तो शाश्वत विचारधारा है, प्राकृतिक विचारधारा है। और यही शाश्वत का नाम तो सनातन है, इसलिए सनातन को कौन मिटा सकता है? बात समझ गए? जो मिटाने का प्रयास करेगा वो स्वयं मिट जाएगा, क्योंकि प्रकृति से कोई लड़ता है क्या? आपके मानने से क्या सूर्य बौना हो जाएगा? इसीलिए इसमें ये नहीं। तो यहां पर छोटा, यहां क्या हो गया? इसको और विशालता मिली, वैज्ञानिकता मिली। कहां पर? मौर्य में। अब यहां मौर्य का जब विघटन होता है तो छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। फिर इसी छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के बड़ा राज्य गुप्त साम्राज्य बनता है। गुप्त साम्राज्य के विघटन पर गुप्तोत्तर साम्राज्य का निर्माण होता है। काल है ये, साम्राज्य नहीं है। गुप्त मतलब क्षेत्रीय राजा। यहाँ छोटे छोटे राज्य हैं। फिर इस छोटे राज्य को मिलाकर के हर्षवर्धन एक बड़ा राज्य बनाता है, साम्राज्य बनाता है। इसके राज्य पर फिर गुप्त राज्य का उदय होता है, राजपूत काल होता है। छोटे छोटे राज्य हैं। यहाँ केंद्रीय सत्ता का अभाव है, बताएंगे आप। फिर इसी को एक सूत्र में बांध करके सल्तनत होता है। ठीक है, सल्तनत जब कमजोर होता है तो क्षेत्रीय राजाओं का फिर से उदय होता है। उस क्षेत्रीय राजाओं को मिलाकर के मुगल भारत को साम्राज्य एक प्रशासकीय सूत्र में बांधते हैं। फिर एक प्रशासकीय सूत्र में जैसे ही कमजोर होता है तो फिर अलग अलग प्रशासकीय इकाइयां विकसित होती है। उस प्रशासकीय इकाई को फिर एक सूत्र में बांध करके अंग्रेज अखिल भारतीय भारत का निर्माण करता है। अंग्रेज जब भारत को छोड़कर जाता है तो फिर भारत में अलग अलग प्रशासकीय इकाइयां हो जाती है, जिसे हम ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश कमिश्नरी, ब्रिटिश रियासत कहते हैं। और इन सब को मिलाकर के वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वर्तमान भारत, अखंड भारत का निर्माण हो रहा है। यही तो हमें समझना है। यही है राजनीतिक विस्तार। इसमें हम प्रशासन नहीं पढ़ेंगे, प्रशासन को फिर अलग से पढ़ाएंगे, जिससे कि संविधान और प्रशासन एक सूत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए राजनीतिक इतिहास को दो भाग में बांटेंगे। राजनीतिक विस्तार समझ में आया? अभी थोड़ा सा बताए हैं आपको। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? समझ में आ रही है ना? ठीक उसी तरह से
यहां पर ये चीज, समय थम जाएगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से ये हुई। अब यहां समझना है कि आखिर साम्राज्य और राज्य में सबसे बड़ा चीज क्या होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, जब पढ़ेंगे तो तब आप तुलनात्मक स्टडी कर लेंगे। तुलनात्मक स्टडी करने के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप राज्य पढ़िएगा, राज्य, तो राज्य जैसे ही आया तो इसका अर्थ है क्षेत्रीय राजनीति। सबसे पहला क्षेत्रीय राजनीति। इसीलिए संघर्ष, अधिक संघर्ष होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर प्रशासनिक शिथिलता, स्पष्ट संवैधानिक नीति का अभाव, ठीक है। विदेशी प्रभाव, शक्ति और संघर्ष, रचनात्मकता की कमी, अधिकार की कमी। अब चलिए थोड़ा एक एक करके समझाते हैं। क्षेत्रीय दल और राजनीतिक दल में, क्षेत्रीय दल और अखिल भारतीय दल में क्या अंतर होगा। जैसे अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, विश्व मंच पर जब भारत अपने आप को स्थापित कर रहा है तो सभी विश्व मंच पर क्या भारत केवल अपनी बात करती है। वो संपूर्ण मानव मात्र की बात करता है। उसका दायरा क्या केवल जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। नहीं, उसका दायरा पूरे ग्लोब है। आज भारत पृथ्वी को अपने हाथों में उठाकर रखी है। ये पूरे पृथ्वी की सुरक्षा की बात करता है कि केवल अपनी सुरक्षा की बात करता है। याद रखिएगा, यही होता है स्वार्थी आदमी की पहचान। स्वार्थी आदमी और जलने वाले आदमी की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले अपनी ही बात करेगा, बात बात में अपनी बात करेगा। समाज है तो हम हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है। अगर समाज ही, परिवेश ही हमारी दूषित रहे तो क्या हम कभी स्वच्छ रह पाएंगे। घर को साफ कर लेने से क्या घर साफ रहेगा। अक्सर लोग देखते होंगे कि घर को साफ कर लेते हैं, सीढ़ी गंदा छोड़ देते हैं, कचरे को उठाकर सड़क पर फेंक देते हैं। आपको समझना चाहिए कि उस घर का रास्ता उस सड़क और जीने से ही तय होती है, उसी सीढ़ी से तय होती है। आपका घर कितना भी साफ क्यों ना हो, लेकिन सीढ़ी और रास्ते अगर आपके गंदे हैं तो वो गंदगी फिर आपके घर आ जाएंगे। इसीलिए घर को भले ही गंदा रख लीजिए, लेकिन सड़क और अपने सीढ़ी को जरूर साफ करिए। क्या है कि नहीं है। तो यहां पर
जब हम अखिल भारतीय राजनीति, साम्राज्य का मतलब, तो वहां पर हित क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे कि आज मान लीजिए कि छोटे छोटे दल हैं, छोटे छोटे पार्टियां हैं, तो छोटे छोटे पार्टियों की अपनी छोटी छोटी राजनीतिक हितें हैं, छोटे छोटे हितों से वो काम करते हैं। और जब छोटे छोटे हितों से काम करेंगे तो उसमें केंद्रीय हित कमजोर होगा या मजबूत होगा? क्या होगा? और जब आप छोटे छोटे हितों पर बात कहते हैं तो बाहरी लोग आपको क्या देते हैं? सलाह देते हैं, विदेशी इंटरफेयर होता है। लेकिन जब केंद्रीय सत्ता मजबूत होती है, केंद्रीय शक्ति मजबूत होती है, तो बाहरी इंटरफेयर कम होता है या अधिक होता है? इसलिए याद रखिएगा, भारत में जब जब विदेशी आक्रमण हुआ तो आप ध्यान में रखिएगा कि केंद्रीय सत्ता कमजोर हुआ। केंद्रीय सत्ता जैसे ही कमजोर होगी तो बाहरी आक्रमण होगा। और जब जब भारत पर केंद्रीय सत्ता मजबूत रही तो बाहरी आक्रमण का प्रभाव नहीं रहा। इसीलिए जब आप साम्राज्य का राजनीति देखने लगिएगा तो उसमें केवल और केवल आप छोटे छोटे राज्य मत देखिएगा, छोटे छोटे राज्यों के साथ उसी काल में हुए बाहरी आक्रमण को भी देखिएगा, तब सवाल बनेगा। तब आप जो है सो तुलनात्मक रूप में चीज़ों को क्या करेंगे? समझ पाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दूं, यहाँ ये बात समझ गए, केंद्रीय सत्ता में, साम्राज्य में इसका क्या होगा? अभाव होगा। तो केंद्रीय सत्ता में प्रशासन, संविधान, संघर्ष, और नीतियां सब स्पष्ट होगी। चलें, इस चीज को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि आप किसी भी चीजों को कैसे देखेंगे, किस प्रकार देखेंगे। उदाहरण लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको मुगल से ही एक उदाहरण देते हैं। आपको याद होगा कि जब मुगल सत्ता कमजोर हुई, मुगल की केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई, तो उस समय में आप जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि 1707, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको समझाने के लिए कि हमको पढ़ना कैसे है, चीजों को समझना कैसे है। इतिहास में एक विडंबना होती है। इतिहास और भूगोल के बारे में कहा जाता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात पर हो दिन सफा। लेकिन कब? जब नहीं समझ होगा तब। जरा सोचिए कि अगर तथ्यों को वैज्ञानिक और कंसेप्ट को बड़ा वैज्ञानिक ढंग से आपको बताया जाए तो क्या इतिहास कभी आप भूलेंगे? सामान्यतः लोग इतिहास को तथ्य का पुलिंदा मानते हैं, बंडल मानते हैं, अपने माथे में बोझ उठाकर चलते रहते हैं। इतना बोझ उठा लेते हैं तथ्य का कि एग्जाम तक आते आते सर दुखने लगता है। इसीलिए उसको बोझ नहीं बनाइए, उसको एक वैज्ञानिक रूप में समझिए, अगर सिक्वेंटली समझिए, चीजों को समझिए। चलें, तो अब चले आइए, ये 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो रही है। किसकी मृत्यु हो रही है? बिल्कुल, औरंगजेब की मृत्यु। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो रही है तो सत्ता कमजोर हो गई, यहीं से सत्ता बिखरना शुरू करेगा। अब यहां पर आइए, सत्ता जब बिखरेगा तो यहां पर क्षेत्रीय राज्य आएगा। क्षेत्रीय राज आएगा। इसी में अवध, बंगाल, पंजाब, बूंदी, मछेरी, मराठा सब आएंगे। और क्या होगा? तो इसी में आपको अब कंपनी आएगी और इसी में विदेशी आक्रमण होगा।
एक बात बताइए कि जब हम इस तरह के चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम चारों को मिलाकर पढ़ेंगे ना, आखिर अकेले एक पढ़ेंगे नहीं। और इस सब को समाप्त करने का काम कौन किया? मान लीजिए यहां कंपनी ही है, तो क्या अकेली कंपनी थी? नहीं, यहां पर ढेर सारी कंपनियां थी। इस कंपनी में जो हीरो बन गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई दिक्कत तो नहीं? तो वो कैसे हीरो बना ये हमें जानना है। उसने कैसे जो है इस कंपनियों को कमजोर करके, इससे लड़ करके, इसको मिला करके फिर एक बड़ा साम्राज्य बनाया जिसका नाम अंग्रेजी साम्राज्य। एकाएक तो नहीं बन गई। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि अब चलिए एक इसी तरह का उदाहरण लेते हैं आपको। जब आप आएंगे मौर्योत्तर काल में, तो जब हम मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं तो मौर्योत्तर काल में क्या पढ़ते हैं? तो यहां पर मौर्य का पतन, तो मौर्य साम्राज्य के कब्र पर कितना राज्य का उदय हुआ? तो मौर्य के कब्र पर जो राज्य बने, मतलब क्षेत्रीय राज्य, पहले तो वो, दूसरा इस समय में जो विदेशी आए। तो याद रखिएगा कि जितना भी इस काल का राजनीति होगा इसमें क्षत्रिय संघर्ष होगा, बाहरी और आंतरिक दोनों ही गुणों से मिलकर के एक नई व्यवस्था बनेगी। इसी समय में शक, कुषाण, पार्थ, पार्थियन आएंगे, उसमें कनिष्क कुषाण का साम्राज्य आगे बढ़ेगा। उसी में किसी एक का साम्राज्य बड़ा प्रभावकारी होगा, किसी का कमजोर होगा, लेकिन सत्ता तो रहेगी ही रहेगी। तो इस तरह से ये सारी चीजें मौर्योत्तर में। फिर इसी तरह से गुप्त में, जैसे गुप्त में आएंगे तो गुप्त साम्राज्य हो गया। फिर इसी सारे को, क्षत्रिय राजाओं को और सारे तत्वों को समाप्त करके गुप्त ने क्या किया? तो एक संगठित शासन को बनाया। लेकिन जैसे ही ये कमजोर हुआ तो फिर उस पर राज्यों का उदय हुआ, परवर्ती गुप्त बना। फिर उस समय में विदेशी आक्रमण हुआ कि नहीं हुआ? वहां हुन का आक्रमण हुआ। फिर इस तरह से आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग राजपूत काल में आएंगे तो फिर क्षेत्रीय संघर्ष है, तो वहां पर उस समय में इस्लाम का आक्रमण है, सुबुक्तगिन का आक्रमण है, गजनी का आक्रमण है। फिर उसी में से एक तत्व आगे बढ़ करके अपने आप को संगठित करेगा जिसका नाम होगा गौरी का साम्राज्य। क्या है कि नहीं है? अब ये गौरी साम्राज्य कई वंशों से गुजरते गुजरते जब अंतिम काल में आएगा तो फिर टूटेगा। जौनपुर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, देश बनेगा, और फिर उस समय में विदेशी आक्रमण होगी जो बाबर के रूप में आएगा। फिर बाबर उसको संगठित करके एक राज्य का रूप लेगा जिसका नाम होगा मुगल। फिर मुगल भी टूटेगा और फिर इस टूटते हुए व्यवस्थाओं को एक सूत्र में जोड़ करके फिर एक अखिल भारत का निर्माण करेगा जिसका नाम होगा अंग्रेजी साम्राज्य। अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जो हम एक संगठित आंदोलन करेंगे उसी का नाम होगा स्वतंत्रता आंदोलन। अक्सर हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हम गुलाम कैसे बने और किसके विरुद्ध लड़ेंगे, ये तो जानना चाहिए। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके विरुद्ध? तो अपने गुलामी के विरुद्ध। तो सवाल है कि हमें गुलामी कौन बनाया और कैसे गुलाम बनाया? कोई दिक्कत? इसीलिए उसमें अंतर्निहित जो तत्व है हमें उसको पकड़ना है। लेकिन हम क्या पकड़ते हैं? केवल और केवल फैक्ट, जिसके कारण न रहता है फैक्ट और न बचता है इतिहास। इसीलिए तथ्य हमारे अंदर में केवल कैसे रह जाता है? एकदम बोझ की तरह।
कभी बाबर आ गया, बहादुर शाह घुस गया, तब तक अब्दाली आ गए, मोहम्मद शाह रंगीला भाग गया। आप परेशान रहते हैं कि हम किसको पकड़ें। और इसीलिए हमने एक सिक्वेंटली टॉपिक को शुरू किया है, जिससे कि आपको पता लगे कि हमारा कौन सा सेगमेंट कैसे, किस प्रकार, किस तरह से कमज़ोर है, कैसे उसको दुरुस्त किया जाए, कैसे उसको मजबूत किया जाए। चलें, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया फिर, तो भारत का गया। अब वही जब भारत बना तो वल्लभ भाई पटेल के कूटनीतिक डिप्लोमेटिक नीतियों से बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में बनाकर हम लोगों ने एक मजबूत भारत बनाया, जिसकी संकल्पना है वसुधैव कुटुंबकम, पंचशील, कूटनिरपेक्ष, विश्व शांति, सहकार, समावेशी समाज, सतत विश्व, समायोजित दुनिया, जहाँ पर एक मानव, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक धरा का संकल्पना गूंजे, उसी का नाम भारत, और जो सबका दिशा दे उसी का नाम विश्व गुरु। इसलिए आज भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं? क्यों? तो जब आप मौलिक रूप से बातें करेंगे और दुनिया के लिए बात करेंगे तो दुनिया हमेशा आपको याद रखेगी। याद रखिए कि दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपने लिए जीते हैं और एक समाज के लिए जीते हैं। जो अपने लिए जीते हैं उनको अपना बच्चा भी याद नहीं रखता है, और समाज के लिए अगर कुछ दिन आप जी लेंगे तो समाज हमेशा के लिए आपको अपने आंखों पर बिठा कर रखती है। समाज कभी भी उसे अपने आंखों से नीचे नहीं उतारती है। इसलिए भारत ने हमेशा ही किस सिद्धांत पर चला? तब पर क्या चीज? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधिमाई। जिसकी संकल्पना ये हो कि दूसरे का उपकार ही धर्म है और दूसरे का अपकार ही पाप है, वो कभी भी मानव से इतर होकर के कोई काम नहीं कर सकता है। और यही आज भारत को विश्व व्यवस्था में सबसे अग्रिम पंक्ति पर खड़ा करता है। भली आज पैसे में, चीज़ों में दुनिया बहुत आगे हो, लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं। हम भी तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ेंगे, कदम बढ़ाएंगे। लेकिन हमारा ये सिद्धांत नहीं है कि हम दूसरे की झोली में से छीन कर खा लें। हम अपना झोली स्वयं बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं? चाइना भले ही दूसरे को अपने माया जाल में फंसा करके जो है सो अपना गुलाम बना ले, जिसको आज का आप आर्थिक गुलामी कह सकते हैं। देख लीजिए कैसे श्रीलंका में संकट पैदा कर दिया, कैसे जो है पाकिस्तान में संकट पैदा कर दिया। हम उसी के विकल्प के रूप में भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर ला रहे हैं, और एक ही निर्णय में 55 देशों को अपने साथ खड़ा कर लिए हैं, जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। और इसीलिए कह सकते हैं कि आज चीन क्या है? पस्त, अब भारत मस्त। क्या है कि नहीं है? भारत क्यों नहीं मस्त रहेगा? सोचिए आप। तो ये चीज़ें हैं। चलें आगे। तो इस तरह से हम लोगों को ये टॉपिक पढ़नी है, हर स्टेप पर हर एक एक चीज़ों को समझना है। मैं जो भी करी बनाऊंगा, मैं सोचूंगा कि उसको पूर्णतः वहाँ तक पहुँचा लूँ, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू तक चले आओ, या नहीं तो डलहौजी तक कम से कम छोड़ दूँ, मतलब अंग्रेजी साम्राज्य बना लूँ। अंग्रेज में जो बनाया वैसे हम वहाँ से यहाँ तक भी ले आ सकते हैं। राजनीतिक एकीकरण कर लेंगे, और राजनीतिक एकीकरण के साथ जो है सो अपने वर्तमान भारत का क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करें। चलते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र में हमारे लिए कुछ रथें तैयार है। इतिहास को रचने के लिए, भारत को बदलने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए कुछ कबीलाएं हैं जो भारत को
एक नई दिशा, दशा, संकल्पना, चिंतन, दर्शन, बौद्धिकता, तार्किकता, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संस्कार को लेकर के सिंधु के किनारे में डेरा डाले हैं। चले उनसे आपका मुलाकात कराएं और यहीं से राजनीतिक संकल्पना की शुरुआत कराएं। ये है हमारी वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति की दो शाखाएं हैं, दो तरह की समाज है, दो तरह की चिंतन है, दो तरह की बातें हैं। एक है ऋग्वैदिक और दूसरा है उत्तर वैदिक। शुरुआत हो तो हेडिंग दे दीजिए। अब वैदिक समझ में आ रही? अब लिखना है, आप लोगों को लिखना था क्या वो सब? अच्छा चलिए। वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिचुएशन एंड स्टेटस ऑफ वैदिक पीरियड। चलें, कहा जाता है कि ये जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, ये जो वैदिक काल है, इसके प्रवर्तक आर्य। इसके प्रवर्तक आर्य। इन्होंने अपनी विचारधारा, चिंतन, दर्शन जिस क्षेत्र में स्थापित किए उसका नाम आर्यावर्त। आप लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सब ठीक तो है? आर्य अपने को जिस क्षेत्र में व्यवस्थित किए, अपने चिंतन से, अपने दर्शन से जिसको आलोकित किए, वो क्षेत्र, वो एरिया, वो जगह आर्यावर्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब यहाँ सवाल फिर बना कि ये आर्य थे कौन, कहाँ से आए, इनके प्रमाण क्या हैं, इनके साक्ष्य क्या हैं। तो ये थोड़ा सा तथ्य है, इसलिए 2 लाइन इस पर लिख लीजिए, फिर यहाँ से हम कंसेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। कहा जाता है यहाँ आर्य को लेकर के यहाँ 2 प्रश्न कि आर्य कौन थे और कहाँ के थे। इनका कालखंड क्या था, ऐसी तमाम चीजें। तो आर्य कहाँ के थे, इसको लेकर के कई संकल्पना है, कई लोग हैं, कई विद्वान हैं। उसमें बाल गंगाधर तिलक, ये सब चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए जल्दी जल्दी हमें दे दीजिए। आपके पास रहेगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। कहा जाता है कि ठहरा हुआ पानी और जमा किया हुआ तथ्य दोनों ही खराब हो जाता है, इसीलिए तथ्य का उपयोग करना चाहिए और पानी को भी प्रवाहमान करना चाहिए। इसलिए अपने पिटारे में से तथ्य को निकालिए और थोड़ा मुझे भी दिया करिए। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, नहीं तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम इतना बताने की जिम्मेदारी नहीं ली है।
और हम इतना अगर बताएंगे तो हमको इसको 2 दिन में खत्म होगा? हमें बताइए तो कभी। हमने आप सब कुछ आप पढ़े हुए हैं, मेरा काम है आपका कंसेप्ट और सीक्वेंस दोनों को मजबूत करना, जिससे फैक्ट निकले नहीं। लेकिन आप हमें देते नहीं, तो बताइए तो कैसे काम होगा फिर? हमसे नाराज हैं आप लोग? नहीं, पक्का? तो फिर बोल नहीं रहे कि हाँ ये कहाँ के निवासी थे ये लोग? तो इसमें पहले तिलक, और किनका मत है? दयानंद सरस्वती। फिर कौन से व्यक्ति हैं? विलियम जोन्स, ये हमको इसमें नहीं बताना है, ये हम एक्स्ट्रा फैक्ट हमारा हो गया, एक्स्ट्रा समय जा रहा है। कौन है? विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, चलें। तो तिलक कहते हैं कि ये लोग आर्कटिक क्षेत्र के थे। नोट कर लीजिए आप जल्दी जल्दी, आर्कटिक क्षेत्र। विलियम जोन्स इसे कहाँ का मानते हैं? तो यूरोप का। दयानंद सरस्वती तिब्बत। चलें, और कौन बच गए अब? तो मैक्स मूलर इसे मध्य एशिया मानते हैं। जीबी रीड हैं, ये मानते हैं बैक्टीरिया प्रदेश। नाम सुने हैं? कुछ लोग मानते हैं कि आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र इसके मूल निवास स्थान थे। चलें, अब ये क्या थे नहीं थे वो सब बात की बात है, ये फैक्ट है, आप करिएगा। अब हम यहां आते हैं कि आर्य जब अपने पास आए तो इनके पास लोहे का हथियार था, मतलब इनको लोहे का ज्ञान था। दूसरा, रथ, घोड़ा, अपने साथ क्या लेकर आए ये? और जिसके कारण आर्य इस क्षेत्र में अपने को स्थापित कर पाए। अब यहाँ सवाल है कि आर्यों ने अपने को स्थापित करने के लिए, चूंकि किसी भी आप क्षेत्र में जाते हैं
तो आपको स्थापित करने के लिए अपने आप या अपने आसपास से आपको संघर्ष करना होता है। तो आर्यों ने किससे संघर्ष किया? किससे संघर्ष किया? बताइए। बताएंगे तो रसगुल्ला खिलाएंगे, पक्का खिलाएंगे, झूठ नहीं बोल रहे हैं। कितना बार खिलाए हैं? जल्दी जल्दी बताओ। गैरिक मृदभांड हो गया। आज का क्लास अंतिम क्लास है। क्योंकि हम अच्छे अच्छे नए नए चीज़ बताने के लिए सोच रहे थे, हमको उलझा रहे हैं आप और लाल काले मृदभांड वाले लोगों से। पीछे में आप लोगों को दिखाई दे रही है ना, गैरिक मृदभांड और लाल और काले मृदभांड वाले लोगों से इनका संघर्ष हुआ। अब इसमें यह मत पूछ दीजिएगा कि इस मृदभांड का संबंध किससे है, ये हम पक्का नहीं बताएंगे। चलें। तो इसका अर्थ यह हो गया कि आर्य बाहर से आए थे। कुछ लोग मानते हैं कि आर्यों सप्त सैंधव मतलब सिंधु के क्षेत्रों में रहे, इसीलिए इस क्षेत्र में निवास करने वाले मूल निवासियों को यहाँ से क्या कर दिए, खदेड़ दिए। जो लोग यहीं से खिसक करके द्रविड़ के रूप में, इसलिए द्रविड़ संस्कृति से इनकी, द्रविड़ लोगों से इनकी संघर्ष हुई। जो भी है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब इन्होंने अपने आप को स्थापित किया तो कैसे स्थापित किया? तो सामान्य रूप में ये लोग कबीला थे, इनकी व्यवस्था कबीलाई थी। और कबीलाई व्यवस्था होने के कारण आप सोच सकते हैं, कबीलाई मतलब कबीला है, छोटे छोटे समूह हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि आर्य का जो शब्द है वो भाषाई समूह के रूप में लिया गया है। इसलिए आर्य की कई शाखाएं भारत में आई, एक दो शाखा नहीं, कई शाखाएं आई। और जो जितना नया आया वो पुराने को अनार्य कहने लगा। जैसे जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है वो पुराने को मुंह चिढ़ाती है। 5G की दुनिया में 3G कोने में बैठा है। 5G सोच रहा है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि लोग हमें सर माथों पर बिठा कर रखते हैं, मेरे बगैर लोगों की नींद नहीं आ रही है। 3G 5G से जलता है कि हमारी ही संप्रभुता और हमारी ही विशालता को छीन करके तू आज इतरा रही है। लेकिन ये मानव का इतिहास है, जिसका वो यूज कर लेता है उसको भूल जाता है। वो दिन दूर नहीं जब 6G 7G आएगी और तू भी जो है मेरे तरह ही किसी कोने में पड़ जाएगी। तो इस तरह से आर्य की जब शाखा यहाँ आए तो जो जितना नए आए वो पुराने को मुंह चिढ़ाने लगे। उनको लगा कि नहीं, मैं आर्य हूं और ये अनार्य है। अच्छा, तो ऐसे करते करते आर्यों और अनार्यों की शाखा हो गई।
कहने का मतलब कि आर्य की दो शाखा बन गई, हम इकाई बना रहे हैं इसलिए हम ऐसे बताए आपको। एक वो लोग जो नए नए आए थे और एक वो लोग जो पुराने पुराने थे, इसलिए पुराने और नए के बीच में दोनों आर्य ही थे, लेकिन अंतर सिर्फ एक था कि एक पहले आ चुका था इसलिए अपना महत्व खो चुका था, एक तुरंत तुरंत आया था इसलिए सबकी दिलचस्पी उसमें थी, जैसे आज 5G में है। तो ठीक उसी तरह से आर्यों की जो नई कबीला थे उनमें लोगों की दिलचस्पी थी और उस कबीला का नाम भरत था। अब चूंकि भरत कबीला का इस पर प्रभाव बना, भरत कबीला ने अपनी इतिहास रची, इसीलिए आगे चल करके इसका नाम भारत पड़ा। कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस तरह से आगे बढ़ें। ये कबीला कई अलग अलग रूपों में, कई अलग अलग चीज़ों में बटे और इनकी कई शाखाएं आई। ठीक, इस कई शाखा को दो भाग बना लीजिए। फिर कैसे बनाएंगे? तो आर्य और अनार्य में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उसी में जो आगे चल करके यदु, त्रुहु, अनु, दुर्वा, स्पृहु कई तरह की कबीलाएं आए, लेकिन जो सबसे लास्ट में प्रभावी कबीला के रूप में आए उसका नाम क्या था? भरत। तो नई शाखा के रूप में कौन आया? भरत। भरत आए, आगे बढ़े। निश्चित तौर पर जब पीछे से कोई धकेलेगा तो आगे बढ़ेगा, इसलिए जो उधर से आ रहा था वो पहले वाले चीज़ों को शिफ्ट करता जा रहा था, इसलिए आर्य आगे भी बढ़ते जा रहे थे। कहा जाता है कि सरस्वती, दृश्यद्वती और अपाया नदी के आसपास के क्षेत्रों में भरत कबीला ने अपने आप को व्यवस्थित किया। उन्होंने अग्नि की पूजा की, बहुत सारे लोगों को पराजित किया। अब यहां पर भरत कबीला के, अब यहां कबीला है तो सब आपस में लड़ाई करेगा। सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, डार्विन का सिद्धांत है। जीव जीवस्य भोजनम। इसीलिए हर कबीलाओं के बीच में परस्पर संघर्ष वो मानव की तो स्वाभाविक गुण है। दूसरे की सफलता से जलना ये मानव का स्वाभाविक गुण है। एक बच्ची हमसे मिली एक बैच की रिजल्ट के बाद, नाम नहीं बताएंगे, गोपनीय रखते हैं, गोपनीय है। बोली कि सर मैं आज बहुत ही दुखी हूँ। हम कहिए क्यों बेटा, क्यों दुखी है? तो आज तक सुनते थे कि अपना रिजल्ट ना हो, दोस्तों का रिजल्ट हो जाए तो बड़ा दुख होता है, लेकिन आज महसूस हो रहा है। क्यों? तो उसी बैच के, उसी के साथ बैठे और बैठी बच्चे और बच्चियों की रिजल्ट से वो बड़ा दुखी था। मैंने मन ही मन बताया कि जिसको दूसरे की सफलता सेलिब्रेट करने में कठिनाई हो रही हो, दुनिया उसकी सफलता सेलिब्रेट नहीं करती है, या यूं कहें कि वो उसके लायक ही नहीं होती है। अगर आप दूसरे की अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। दो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा केवल अपना ही बात करता है। एक जो आत्ममुग्ध व्यक्ति हो, उसको कहते हैं जो अपने आप से कभी बाहर न निकले, दिन भर आत्ममुग्धता में रहे, और दूसरा अहंकारी हो, वो भी उसको भी दूसरे की प्रशंसा, दूसरे की बातें, दूसरे की सफलता अच्छी नहीं लगती। इसीलिए दोनों का विनाश होता है। जो अहंकारी होता है वो भी, जो आत्ममुग्ध होता है वो भी। आत्ममुग्ध का मतलब होता है मेरे अलावा और कौन है,
अपने फोटो को देख करके बड़ा ही मन गुदगुदाना, मुस्कुराना, जैसे कैसे लोग डीपी बदलते हैं, इंतजार करते हैं कोई लाइक भेजा कि नहीं। अगर लाइक नहीं मिला तो अड़ोसी पड़ोसी मित्र को कहते हैं मुझसे जलता है, या घमंडी हो गया है। आपने सुना होगा ऐसी बातें लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं, क्योंकि आज सेल्फी का जमाना है। और याद रखिए कि अगर आप 24 घंटा में 3-4 से अधिक फोटो अपना खींचते हैं तो आप इस बीमारी के नज़दीक जा रहे हैं, इसलिए सतर्क रह जाइएगा। और ऐसे व्यक्ति की एक और पहचान होती है, उसको ग्रुप वाला फोटो आप दीजिए, वो सबसे पहले अपना फोटो खींच कर देखेगा, मतलब किसी और का फोटो नहीं देखेगा, वो अपना फोटो खींच कर देखेगा कि मेरा मतलब हर व्यक्ति को अपने आप से ज़्यादा प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम आवश्यकता से अधिक हो जाए तो वही आत्ममुग्धता है, वही बीमारी है, वही सेल्फिसाइटिस है। आप ऐसे समझिए। चलते हैं आगे। मतलब अपने सेल्फ से अधिक प्रेम, जिससे वो बाहर ही नहीं निकलता है। जिस ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, कोई पसंद ही नहीं आता है, इसीलिए कई बार तो उसकी शादी भी नहीं होती है। अब मान लीजिए कि आप जब किसी को पसंद करिएगा तब ना शादी होगा। आप अपने अलावा किसी और को पसंद करिएगा ही नहीं तो आपकी शादी होगा कहीं, तो इसीलिए आप अकेले रह जाएंगे। लोग पूछेंगे क्या हुआ, क्यों नहीं शादी हुई, तो मेरे जैसा कोई था ही नहीं। अब मान लीजिए आप अपने ईश्वर के द्वारा बनाए गए आप इकलौता हैं, हर की अपनी अपनी विशेषता है। आप ये सोचिए विविधता में एकता है। आप अगर अपने को मान लें कि नहीं मेरे जैसा कोई है, तो कोई जरूरी नहीं है आपके जैसा होगा। आपसे अच्छा भी हो सकता है, आपसे बुरा भी हो सकता है। चलें, तो यहां पर जो आर्य लोग थे, इसमें एक मजबूत कड़ी सब संघर्ष। यहां पर इतिहास का बहुत बड़ा युद्ध होगा, और वो युद्ध का नाम है दशराग्य युद्ध, जहां से इतिहास की राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था बदलेगी। इसीलिए मैं इस युद्ध का नाम ले रहा हूं, जिस युद्ध का नाम है दशराग्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। अब दशराग्य युद्ध का मूल कारण क्या था, पता होगा आप लोगों को, बताइए। पढ़े हैं आप लोग? नहीं बताएंगे तो हम भी चुप रहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे भी पता नहीं। चलते हैं तब, अब छोड़ देंगे हम यहीं पर। सही कह रहे हैं। नाम सुने हैं ना आप लोग दशराग्य युद्ध का? किस नदी के किनारे में हुआ था ये? हैं? बिल्कुल। तो ये युद्ध पुरुषनी नदी, रावी नदी के तट पर क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था। एक तरफ 10 राजाएं, एक तरफ भरत कबीला। कहा जाता है उस 10 राज्यों में 5 आर्य और 5 अनार्य थे। फिर कहेंगे सर ये 5 आर्य 5 अनार्य का मतलब क्या है? क्या इसमें सब आर्य नहीं थे? तो सब आर्य थे, लेकिन आर्यों की जो कई शाखा आई थी, तो जो जितना पुराना हो गया वो उतना आर्य हो गया, और उसमें जो नया नया था वो उसको आर्य ही लोग मान रहा था। तो इसीलिए वहां पर 5 आर्य 5 अनार्य के बीच में एक युद्ध हुआ। युद्ध किस कबीले के साथ हो रही है? जी, भरत कबीले के साथ। युद्ध का मूल कारण है कुछ सिद्धांत। भरत कबीले के गुरु हैं वशिष्ठ। भरत कबीला अपनी यात्रा जहां से प्रारंभ करता है और जहां तक पहुंचता है, वशिष्ठ के नेतृत्व में पहुंचता है।
लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने वशिष्ठ के जगह पर अपने गुरु विश्वामित्र के जगह अपना गुरु वशिष्ठ को बनाया। और जब उन्होंने वशिष्ठ को गुरु बनाया तो विश्वामित्र नाराज हो गए और विश्वामित्र ने आर्य और अनार्यों को संगठित करके भरत कबीले के विरुद्ध एक युद्ध का ऐलान किए, जिसमें ये पराजित हुए। भरत कबीला विजय हुआ और इस क्षेत्र पर भरत के साम्राज्य का स्थापना हुई और इसी के लिए इस क्षेत्र का नाम भारतपरा, भारतपरा कहा जाता है। कि इस क्षेत्र के पहले राजा के रूप में मनु, और चूंकि इस क्षेत्र के भरण पोषण करने का काम मनु कर रहे थे और उनका काम ही था भरण पोषण करना, इसलिए भी उसका नाम भारत पड़ा। जो भी हो, जैसे भी हो, इस तरह से इस क्षेत्र में एक राजनीतिक इकाई के रूप में एक कबीला की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसका नाम है भरत कबीला। भरत कबीला से राजनीतिक इकाइयां प्रारंभ हुई। यहीं पर आगे चल करके जब हम लोग वैदिक उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो यहीं पर अब ये वंश का निर्माण होगा, जिसमें कुरु, पुरु, पंचाल ये सब वंश बनेंगे। जो कबीला ही है, जो छोटे छोटे कबीला परस्पर आपस में एक दूसरे से जुड़ करके क्या हो जाएगा, वंश बनेगा। जैसे आगे चल करके यही भरत और पुरु दोनों मिल करके बनाएंगे कुरु। भरत कबीला और कौन सी कबीला, पुरु कबीला, आपस में दोनों के बीच में राजनीतिक समझौता होगा और उसी राजनीतिक समझौता के आधार पर जो एक वंश के रूप में स्थापना होगी उसका नाम होगा कुरु वंश। उसी में फिर पंचाल, उसी में फिर और सारे वंश आएंगे और यही आगे चल करके महाजनपद के काल में ये सारे महाजनपद के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत? अब यहाँ सवाल होता है कि ये सारे चीज़ों की साक्ष्य में कहाँ से मिलती है? तो वहाँ पर एक बड़ा सा सुंदर चीज़ें हैं, नोट कर लीजिए, जिसका नाम है बोगाज कोई अभिलेख। नाम सुने हैं आप लोग? कब का है ये? जी 1400 ईस्वी पूर्व की। बोगाज कोई अभिलेख हित्ती राजा सुब्बिलिमा, हित्ती राजा सुब्बिलिमा और मितन्नी राजा मदेऊजा के मध्य संधि हुई थी। मदेऊजा के बीच संधि हुई थी, जिसमें वैदिक देवताएं साक्षी थे। वैदिक देवता साक्षी थे। तो वैदिक काल में कितने तरह की देवता हैं? कौन कौन? जल्दी बोलिए। ठीक है, तो इसी में से कुछ देवता यहाँ पर संधि के साक्षी हैं, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य इसके साक्षी हैं। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। एक है आपको कस्सी अभिलेख। कस्सी बोगाज कोई अभिलेख के बाद एक अभिलेख है जिसका नाम है कस्सी अभिलेख। 1600 ईस्वी पूर्व की है ये। इससे सूचना प्राप्त होती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। ठीक है, अब यहां रुक जाए। अब आर्यों ने जब अपने आप को स्थापित किया तो बड़े क्षेत्र में, कहने का मतलब
अफगानिस्तान से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का क्षेत्र। कहां से लेकर? पश्चिमी यूपी। ठीक है, इसमें सारा क्षेत्र समझ जाइए कितना बड़ा क्षेत्र था। आप ऐसे समझ लीजिए कि सतलज से लेकर के अगर हम क्षेत्र करें, इसमें पंजाब वगैरह सब क्षेत्र आ जाता था। तो यहां पर सतलज से ब्रह्मावर्त, सतलज से लेकर यमुना नदी तक का क्षेत्र। ब्रह्मावर्त, ये क्षेत्र क्या कहलाता था? ब्रह्मावर्त। इस क्षेत्र का जो है सो विस्तार हुआ। ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र जो है, ऋग्वैदिक सभ्यता जिसको मानते हैं उसका केंद्र यही है, ये क्षेत्र। समझे? तो बड़ा ही यहीं पर जो है आगे चल करके उत्तर वेद, उपवेद की रचना होगी और यहाँ से विस्तार होगा राहुल संकृत्यायन जैसे ऋषियों के साथ जनक कहाँ पर कहाँ चले आएंगे? पश्चिम में कहाँ तक आएंगे? यहाँ तक, पूरब में तो ब्रात्य क्षेत्र तक, सदा नीरा तक पढ़े ना आप लोग, यहाँ तक का क्षेत्र। इनके साथ आगे आगे अग्निदेव चलेंगे जो अपने इनके लिए क्षेत्र का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। और इस तरह से राजनीति का क्या होता जाएगा? विस्तार होता जाएगा। तो ये है आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, अभी ये कबीला है। अब यहाँ से ये संगठित होंगे, बड़े राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापना करेंगे और वो होगा वैदिक पीरियड में, यहीं जुड़ जाएंगे। लेकिन आज नहीं, आज आप लोग जाइए, ठीक है? आज आपकी छुट्टी है।